हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन के अंदर चैप्टर 4 जो है वो हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे इन्वेंट्री कॉस्ट। व्हाट आर इन्वेंट्री कॉस्ट। एक चीज़ तो हमें नाम से पता चल रही है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट से मतलब जो इन्वेंट्रीज हमारी होती हैं उनकी कॉस्ट का पता लगाना है ना। इतनी चीज़ तो हम बता सकते हैं। Inventory cost represent the total expenses associated with acquiring, storing, and managing inventory throughout its life cycle. These costs are critical for business to understand as they directly impact profitability and operational efficiencies. इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करती है टोटल एक्सपेंसेस जितने भी लगते हैं इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए और उनको एक्वायर करने के लिए थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ इन्वेंट्रीज, उसको इन्वेंट्री कॉस्ट बोलते हैं। मतलब जितने भी खर्चे हम इन्वेंट्रीज़ को मेंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए लगाते हैं इन्वेंट्रीज़ के ऊपर, वो इन्वेंट्री कॉस्ट होती है। उसको कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है बिजनेसेस के लिए, उनको डायरेक्टली पता लगाना कि भाई इसके ऊपर कितना खर्चा लगा है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए इन्वेंट्री कॉस्ट का यूज़ किया जाता है कि भाई हमें पता चले कि कितनी कॉस्ट इस इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, स्टोर करने के लिए लगी है। उसकी पूरी जो इन्वेंट्री की लाइफ साइकिल है ना, उसकी लाइफ साइकिल के दौरान। Inventory cost include all expenses incurred from the point of acquiring inventory to the point where it's sold or otherwise disposed of. This emphasizes various financial outlays such as purchasing cost, storage fees, handling expenses, and potential losses due to obsolescence or shrinkage. इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर सारे जो एक्सपेंसेस जब हमने इन्वेंट्रीज को एक्वायर किया, जब तक हमने उनको बेच नहीं दिया या फिर वो ख़राब नहीं हो गई है, तब तक की जो कॉस्ट है वो इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर कैलकुलेट की जाती है। जितने भी खर्चे होते हैं इसके अंदर सारे फाइनेंशियल आउटलेज, मतलब भैया अपने परचेज कॉस्ट जो है, स्टोरेज फीस, हैंडलिंग एक्सपेंसेस, पोटेंशियल जो भी लॉसेज हुए हैं, इन्वेंट्रीज कई बार ख़राब भी हो जाती हैं, जैसे होता है ना लाने ले जाने में कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो वो सब जो लॉसेज हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर। नाउ लेट अस डिस्कस टाइप ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। द 6 मेन टाइप ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट आर, फर्स्ट वॉज ऑर्डरिंग कॉस्ट। डेफिनेशन है एक्सपेंसेस इनकर्ड ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड टू रिप्लेनिश इन्वेंट्रीज। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पूरा करना। मतलब इन्वेंट्रीज को पूरा करने के लिए जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब भी जिस भी टाइम, ईच टाइम, हर बार जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं इन्वेंट्रीज को पूरा करने के लिए, तो उसको और उस पर जो खर्चा लगता है उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है, कुछ मतलब किसी चीज़ को पूरा करना, ठीक है। तो एक्सपेंसेस जो भी हमें इनकर्ड होते हैं हर बार जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं इन्वेंट्रीज को पूरा करने के लिए, उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। देन कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, फर्स्ट है परचेज ऑर्डर, कॉस्ट एसोसिएटेड विद क्रिएटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑर्डर। जब हम परचेज करते, प्रोसेस हो रहा है हमारा ऑर्डर, तो वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। शिपिंग फीस, कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स टू द वेयर हाउस। जो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन में लगी है, मतलब शिपमेंट में लगी है, चाहे ट्रक से मंगवाया चाहे कहीं से मंगवाया है, तो वो कॉस्ट। हैंडलिंग चार्जेस, एक्सपेंसेस फॉर रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग द इन्वेंट्रीज अपॉन अराइवल। जो हमने हैंडलिंग चार्जेस होते हैं ना, जो खर्चे हैं हमारे इंस्पेक्शन में लगे हैं, और जब हमने रिसीव किया है, अराइव हुई है हमारी इन्वेंट्रीज, तो उसके ऊपर जब हमने इंस्पेक्शन किया है तो वो जो खर्चे होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर। प्रोसेसिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटेड टू ऑर्डर फुलफिलमेंट इंक्लूडिंग लेबर एंड टेक्नोलॉजी एक्सपेंसेस। जो भी ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए लगी हैं चीज़ें, जैसे कि लेबर लगी है, टेक्नोलॉजी एक्सपेंसेस लगे हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है होल्डिंग कॉस्ट। कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग अनसोल्ड इन्वेंट्री। जो हमारी अनसोल्ड इन्वेंट्री है, जो इन्वेंट्री अभी तक बिकी नहीं है, उसको मेंटेन करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए जो खर्चे लगते हैं ना, वो होल्डिंग कॉस्ट के अंदर आते हैं। कंपोनेंट जैसे वेयर हाउसिंग फ़ी, कॉस्ट फॉर रेंटिंग और ऑपरेटिंग स्टोरेज फैसिलिटी। जो कोई भी वेयर हाउस हमने खरीद रखा है इन्वेंट्रीज को स्टोर करने के लिए, तो उसका जो हम रेंट दे रहे हैं वो एक्सपेंसेस हो गए। इंश्योरेंस करवा रहे हैं, एक्सपेंसेस फॉर इंक्वायरिंग द इन्वेंट्री अगेंस्ट रिस्क सच एज डैमेज और थेफ्ट। भाई हम इंश्योरेंस करवाते हैं ना अपनी इन्वेंट्रीज का, भाई चोरी ना हो जाए या कोई डैमेज हो जाए, तो इंश्योरेंस भी उस लेने के लिए, तो वो भी हमारा खर्चा ही होता है। ऑब्सोलेंस, कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स दैट बिकम आउटडेटेड और
अनसेलेबल ओवर टाइम, जो कॉस्ट जो हैं वो हमारे आउटडेटेड हो गए हैं, इट मीन्स एक्सपायर हो गए हैं, और जिनको हम सेल नहीं कर पाए जिस टाइम पे वो सेल होने थे, तो वो भी हमारे होल्डिंग कॉस्ट के अंदर आते हैं। स्पॉइलेज कॉस्ट इनकर्ड व्हेन इन्वेंट्री पर्टिकुलर प्रेसेबल गुड्स एंड डिस्ट्रॉयड्स बिफोर सेल। जो प्रेसेबल गुड्स हैं जो हमें उस टाइम पे ही सेल करने हैं, मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ही सेल करने हैं, और वो नहीं सेल हो पाए तो वो भी हमारे होल्डिंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। स्टॉक आउट कॉस्ट, जैसे कि हमारे पास स्टॉक आउट हो गया। आप कई बार देखते होगे ना, फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन ऑर्डर करते हो आप, तो दिखाया जाता है कि ये तो आउट ऑफ स्टॉक है ना, ये अभी स्टॉक में है ही नहीं, तो वो उसके ऊपर भी जो कॉस्ट चार्ज की जाती है। कॉस्ट दैट अराइज व्हेन इन्वेंटरी लेवल आर इनसफिशिएंट टू मीट कस्टमर डिमांड्स, जब कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा रहा है तो वो जब कॉस्ट अराइज होती है। जैसे कंपोनेंट लॉस्ट सेल, रेवेन्यू लॉस ड्यू टू द इनअवेलेबिलिटी ऑफ फुलफिलमेंट कस्टमर ऑर्डर। अब रेवेन्यू होता आपका अगर आपके पास वो ऑर्डर होता तो, है ना, अगर आपके पास वो कंपोनेंट होता, वो इन्वेंट्री होती, तो आप रेवेन्यू जनरेट कर पाते, तो वो जो लॉस है। देन कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, अब कस्टमर भी आपसे सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, आपने ऑर्डर टाइम पे फुलफिल नहीं किया। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है उस टाइम पे आपको नहीं मिले तो आपको डिससेटिस्फेक्शन होगी। पोटेंशियल लॉसेज ऑफ कस्टमर गुडविल, फ्यूचर सेल, कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। प्रोडक्शन डिलेज, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द हेल्टेड प्रोडक्शन और एक्सपेक्टेड शिपिंग टू मीट अर्जेंट डिमांड्स। अब प्रोडक्शन डिले होती रहेंगी क्योंकि हमें अर्जेंट की जो डिमांड है उनको मीट करना है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आउट ऑफ स्टॉक जब चीज़ें होती हैं उस टाइम पे ये लॉसेस उनको इनकर करने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास स्टॉक में इन्वेंट्रीज नहीं है। नेक्स्ट आता है श्रिंकिंग कॉस्ट, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, डैमेज और इनएक्यूरेसी इन इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। देखो, थेफ्ट का मतलब क्या होता है, चोरी, है ना। डैमेज का मतलब भाई किसी चीज़ का नुकसान हो गया, कोई चीज़ टूट गई। या फिर इनएक्यूरेसी इन इन्वेंट्री रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि जो इन्वेंट्रीज का रिकॉर्ड आपको शो किया जा रहा है वही एक्यूरेट नहीं है, वही आपको गलत शो किया जा रहा है, तो वो भी तो कॉस्ट होगी ना, कि आपको जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर ही एरर्स शो की जा रही हैं, वो रिकॉर्ड आपको सही नहीं दिखाई जा रही, मतलब आपके पास इन्वेंट्रीज जितनी हैं उनसे कम दिखाई जा रही हैं। जैसे कि कंपोनेंट आएंगे थेफ्ट, लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द स्टोलन इन्वेंट्री, कोई इन्वेंट्रीज आपकी चोरी हो गई हैं तो भी आपको नुकसान होगा। डैमेज हो गई हैं, कॉस्ट रिलेटेड टू इन्वेंट्री दैट इज़ डैमेज ड्यूरिंग स्टोरेज और हैंडलिंग, स्टोर करने के टाइम पे या हैंडल करने के टाइम पे कोई इन्वेंट्री डैमेज हो गई है तो वो भी नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। एरर्स इन रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल लॉसेस फ्रॉम डिसपेरेंसी बिटवीन फिजिकल इन्वेंट्री एंड रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री लेवल्स, जो फिजिकली हमारे पास इन्वेंट्री हैं और उससे कम, मतलब हमारे पास ज़्यादा है, हमें उनसे कम दिखा दी और वो ज़्यादा वाली अपनी कहीं और सेल कर दी या अपने घर ले गए, कुछ भी कर दिया, तो वो भी तो एरर है ना, वो भी तो हमारा तो नुकसान हो गया ना, कि आई इतनी हमें दिखाई कितनी, तो ये सब चीज़ें भी हमारी उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। इन कॉस्ट, अ ब्रॉडर टर्म दैट ऑफन एम्फेसिस बोथ हैंडलिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद मैनेजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के लिए, मतलब कैरी करने के लिए ना, तो वो जो कॉस्ट होती है हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, वो कॉस्ट भी हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है। कंपोनेंट आते हैं इसके, स्टोरेज कॉस्ट, जनरल एक्सपेंसेस फॉर स्टोरिंग इन्वेंट्रीज को स्टोर करने के लिए जो भी जनरली एक्सपेंसेस होते हैं वो स्टोरेज कॉस्ट के अंदर आते हैं। कैपिटल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट ऑफ टाइपिंग अप कैपिटल इन्वेंट्री रेदर देन इन्वेस्टिंग एल्सवेयर, जो इट मीन्स जैसे हमें कहीं भी इन्वेस्ट करनी है कोई भी चीज़, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी, वो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि भाई हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं है कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो हमारी अपॉर्चुनिटी गई, है ना, तो वो कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी आती है स्पॉइलेज कॉस्ट, कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री दैट बिकम अनसेलेबल ड्यू टू टॉलरेंस और एक्सपायरेशन। स्पॉइलेज हो गई है मतलब कि कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है ना, सेल नहीं हुआ उससे पहले एक्सपायर हो गया, तो वो लॉस भी आपको भुगतना पड़ेगा। देन जो मतलब सेल नहीं हो पाए, अनसेलेबल जो भी प्रोडक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स आते हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट लॉस, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री दैट हैज़ स्पॉइल्ड और एक्सपायर्ड कैन नॉट बी सोल्ड, जो स्पॉइल हो गया है या तो वैसे ही ख़राब हो गया है या फिर एक्सपायर हो गया है, तो वो लॉस भी आपको भुगतना पड़ेगा। वेस्टेज मैनेजमेंट, कॉस्ट रिलेटेड टू डिस्पोजिंग ऑफ स्पॉइल्ड और एक्सपायर्ड गुड्स, मतलब
वेस्ट को मैनेज नहीं कर पाए, मतलब गुड्स स्पॉइल्ड हो गए, कहीं पे होता है ना, घर में भी कई बार होता है कि कोई चीज़ दबी रह गई, दबी दबी मतलब कोई चीज़ छिपी रह गई और छिपी छिपी वो ख़राब हो गई, फिर भी पैसा तो लगा ही होता है ना। तो वो वेस्टेज मैनेजमेंट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक्सपेंसेस इनकर टू रिप्लेस बॉयज इन्वेंट्री विच कैन इंक्लूड परचेसिंग न्यू स्टॉक एंड न्यू एसोसिएटेड ऑर्डर और हैंडलिंग कॉस्ट। जो भी खर्चे, जब जो हमारी स्पॉइल हो गई इन्वेंट्री, उसको भेज के दोबारा उनको रिप्लेस करना, नई इन्वेंट्रीज को परचेज़ करना, तो उसके ऊपर रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो चार्जेस होते हैं ना भाई, उसको रिप्लेस करवा रहे हैं हम, ऊपर से पैसा देना पड़ता है, तो वो भी हमारे स्पॉइलर्स कॉस्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया इन्वेंट्री कोस्ट के कितने टाइप होते हैं और उनके कंपोनेंट्स। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।